हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। अब पिछली वीडियोस में हमने ये देख लिया कि नेपोलियन राजा बनता है फ्रांस का कब 1804 में। नेपोलियनिक कोड पढ़ा हमने 1804 का, क्या क्या लॉज लाए गए। हमने ये भी पढ़ा कि एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, राजाशाही के परिवार, और हमने ये भी पढ़ा कि न्यू मिडिल क्लास क्या होती है। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में बोला था कि नेपोलियन को अब मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा इस वीडियो में हमने। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। अब नेपोलियन जब 1804 में राजा बनता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा राजा था, क्योंकि इसने लॉज लाए, प्रिविलेजेस खत्म किए, टैक्सेस को हटाया। पर क्या होता है, ये सोचता ये है कि हर राजा एक ही चीज सोचता है। राजा का मेन सिद्धांत ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी ले पाए, ज्यादा से ज्यादा किंगडम को कैप्चर कर पाए। अब क्या होता है, नेपोलियन भी यही करता है। नेपोलियन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ज्यादा से ज्यादा किंगडम को कैप्चर करता है। पर अब नेपोलियन के साथ एक दुर्घटना होती है, ध्यान से सुनना ये चीज। जब नेपोलियन ये चीज कर रहा था तो चार कंट्री ने अलायंस फॉर्म करी, टीम बनाई, और उन्होंने सोचा कि अब हम नेपोलियन को मारेंगे, क्योंकि नेपोलियन बहुत आगे बढ़ रहा था। तो ये सोचा। अब वो चार कंट्री का नाम एमसीक्यू में पूछ सकता है। उन चार कंट्री का नाम है ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चार कंट्री 1815 में, 1804 में राजा बना, 1815 में ये चार कंट्री, कौन सी? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। चारों कंट्री टीम अप करती है और नेपोलियन को मार देती है। कैसे मारती है? आर्मी से। और नेपोलियन कैसे मरता है? बैटल ऑफ वाटरलू, 1 नंबर का क्वेश्चन। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन मारा जाता है। वापिस से एक बार रिवाइज करेंगे। 1804 में आता है, 1815 में मारा जाता है। कहां मारा जाता है? बैटल ऑफ वाटरलू में। चार कंट्रीज के नाम ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है। अब ये जो चार कंट्री जीती है, इन चारों कंट्री को हम साथ में कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। इसलिए मैंने टॉप पे लिखा है कंजर्वेटिव। अब यार, आपने क्लास 9 में रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें 3 थे, रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव। उसी की चीज है ये कंजर्वेटिव। यार अगर बेसिक मतलब सोचे हम कंजर्वेटिव का, तो कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं या वो सोच विचार वाले लोग होते हैं जो पुराने तरीके से सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि राजा रूल करने चाहिए, राजा को आपको टैक्स नहीं देना चाहिए, मतलब राजा टैक्स खुद ना पे करे और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये सब पुरानी सोच समाज, जो पुरानी सोसाइटी होती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। अब वो ये चारों कंट्री थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। 1815 में मारा जाता है। अब भैया मरा है नेपोलियन, तो वो फ्रांस का राजा था और उसने अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में उसने बहुत सारी कंट्रीज को कैप्चर किया होगा। तो अब ये सारी कंट्रीज इसने कैप्चर करी थी, तो अब वो किसकी हो जाएगी? इन चारों की। ठीक है। तो अब ये चारों मिलते हैं एक जगह पर, वहां ही मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है। कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं वियना में। वियना एक जगह का नाम है और इसका हमने नाम भी रखा है ट्रिटी ऑफ वियना। ट्रिटी मतलब एक समझौता। कब हुई? 1815 में। ट्रिटी ऑफ वियना में चारों मिलते हैं। इसे होस्ट कौन करता है? ड्यूक मेटरनिक। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नाम है, और वैसे ये नाम आपको याद हो भी जाएगा। उसका रीजन है ड्यूक मेटरनिक। कहां के थे भैया? ये थे ऑस्ट्रिया के। अब इनकी एक खासियत है, ये बोलते बोलते, जो ड्यूक साहब है बोलते बोलते, मतलब ये अभी आगे दो तीन नाम आने वाले हैं, तो ये उनके बारे में शायरियां बोलते हैं। जब आएंगे तब हमको बताएं। तो ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट करी थी, और मैंने बताया पुराने जमाने के थे। तो पुराने जमानों में इन्होंने ट्रिटी में क्या किया? जो बोरबॉन फैमिली थी लुई 16 की, उसे रिस्टोर किया। बोला वापिस राजा बनाएंगे फ्रांस में। फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरी, फ्रांस ने अपनी टेरिटरी लॉस्ट कर दी और टेरिटरी वर गिवन टू ऑल कंट्रीज। ये जो चारों थी इनको सब बांट दिया। ठीक है। ये हो गई कंजर्वेटिव। याद रखना 1815 में मारा गया बैटल ऑफ वाटरलू में, और होस्ट किसने किया? ड्यूक मेटरनिक ने, जो कहां का था भैया? ऑस्ट्रिया का। ठीक है। अब जो इनका कंजर्वेटिव था, जो इनकी पुरानी सोच थी, वो ऑटोक्रेटिक थी। ये वर्ड में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि पूरी कंट्री में एक ही राजा, कोई और दूसरा नहीं। आप लोगों की बात नहीं सुनोगे, आप सिर्फ राजा की बात सुनोगे। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है। और इन्होंने वापस से सेंसरशिप ला दी, मतलब वही लॉज ला दिए पुराने कि आप अब कोई भी मूवी या बुक बनेगी तो उससे पहले राजा को
दिखाया जाएगा। ये था पूरा ट्रीटी ऑफ वियना। अब हम आगे देखते हैं कि अब रिवॉल्यूशन कैसे होता है दूसरी कंट्रीज में। अब ट्रीटी ऑफ वियना हमने पढ़ लिया कि 1815 में हुई। अब क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना को देखते हुए जो फ्रांस में ये चीज आ गई थी कि वापस राजा लोग रूल करेंगे, जो कंजर्वेटिव थी पुरानी सोच, उसको देखते हुए रिवॉल्यूशन होने लगे, कुछ परिवर्तन आने लगे पूरे यूरोप में। पहला रिवॉल्यूशन आता है इटली में। इटली यूरोप का एक देश है। तो ड्यूरिंग 1850 पीपल बिगेन मेकिंग सीक्रेट सोसाइटी, मतलब लोगों ने सीक्रेटली काम करना चालू किया। सीक्रेटली क्यों भैया? क्योंकि अगर खुले में काम करते तो राजा लोग मार देते, इसलिए सीक्रेटली। अब सबसे पहला रिवॉल्यूशन किया गुइजिपी मजीनी, नाम याद रखना पड़ेगा, इटली का बंदा था। कहां का? इटली। गुइजिपी मजीनी 1807 में बॉर्न होता है। कहां पर? गियोना में। गियोना इटली का ही एक पार्ट है। अब ये इटालियन था। कब? गुइजिपी मजीनी इटली का, ठीक है। इसने दो सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप, सीक्रेट सोसाइटी बोल सकते हैं। क्या नाम है? यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है। अब इसको जेल में भेजा जाता है 1831 में, 24 साल की उम्र। सोच लो कितना यंग होगा ये। सिर्फ 24 साल की उम्र में इसको जेल भेजा जाता है और वहीं इसके मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि इसने रिवॉल्यूशन लाया, सोसाइटी बनाई दो, यंग इटली, यंग यूरोप। तो 1807 में बॉर्न होता है, 1831 में मारा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बोला, ड्यूक साहब बोलते ड्यूक साहब की खासियत ही, तो ड्यूक साहब ने इनके बारे में एक चीज फरमाई, क्या? कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, मतलब जो सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारी पुरानी सोच का, हमारे कंजर्वेटिव का, वो कौन है? ये गुइजिपी मजीनी। क्वेश्चन बन सकता है कि हु सेड दिस लाइन, या ऐसे भी बन सकते हैं किसके बारे में बोली गई है ये लाइन। तो गुइजिपी मजीनी के बारे में बोली गई है। बोला किसने? ड्यूक साहब, ठीक है। अब इनको देखते देखते फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रांस का पहले राजा नेपोलियन था, मारा जाता है, उसमें वापस से बोरबॉन डायनेस्टी आ गई, किंग आ गया। तो फ्रांस में लोग वापस से रिवॉल्यूशन करते हैं, जैसे पहले लुइस 16 को घर से निकाल के मारा था, वैसे ही किया। क्या? लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल मतलब वही एजुकेटेड लोग जिन्होंने बोला था ना राजा लोगों को हटाओ। तो इन्होंने क्या किया? किंग को हटा दिया। किंग वॉज थ्रोन आउट ऑफ फ्रांस। थ्रोन मतलब बाहर निकाल दिया। अब वापस ड्यूक साहब ने एक लाइन फरमा दी, पहले गुइजिपी मजीनी के बारे में बोली, अब फ्रांस के बारे में बोल रहे हैं। क्या? बहुत अच्छी लाइन है। When France sneezes, जब फ्रांस छींकता है, the rest of the Europe gets cold, मतलब पूरे यूरोप में सर्दी छा जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस कुछ भी कदम उठाएगा, कुछ भी कदम उठाएगा छोटा सा भी, तो उससे पूरे यूरोप में इफेक्ट होगा। ये बोला ड्यूक साहब। और ड्यूक साहब कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। 1815 में इनकी कंट्री जीती थी। और कभी भी बच्चों इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है जो ऐसे बोलेगी हु सेड दिस, हु दीस लाइन्स आर सेड बाय हुम, तो उस पे ऑप्शन आपका ड्यूक मेटरनिक ही होना चाहिए। अभी तक दो शायरी बोली है, एक मजीनी साहब के बारे में और एक फ्रांस के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे फ्रांस ने राजा को हटा दिया तो इससे बेल्जियम इंस्पायर होता है। बेल्जियम जो कंट्री है यूरोप की, बेल्जियम इंस्पायर होता है, बेल्जियम भी कुछ कदम उठाता है। फिर ग्रीस जो भी एक फ्रांस यूरोप की कंट्री है, ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलती है, आजादी मिलती है। कैसी आजादी? ट्रीटी साइन होती है। 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी? 1832 में। और ग्रीस से लड़ना कब चालू किया था? 1821 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रांस में राजा को हटाया, उससे बेल्जियम इंस्पायर हुआ, बेल्जियम से ग्रीस इंस्पायर हुआ, ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, ठीक है। अब ये चैप्टर में अब ज्यादा पार्ट्स बाकी नहीं है, मेन 3 वीडियो या 2 वीडियो और आने वाली है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग अवर वीडियो। थैंक यू।